हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का साइंस का 6 to 8 का जो पेपर है दोस्तों, जिन भाई बहन का साइंस का पेपर है उनके लिए आज हम वीडियो को बना रहे हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो को देखिएगा 1 से 2 बार और लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी बताइए दोस्तों और शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे हमें वीडियो बनाने में और खुशी होवे और हम तेजी लावे दोस्तों। और जितना हमको मोटिवेशन होगा दोस्तों, उतना जल्दी हम आप सबों को सचिन सर के नोट्स का पूरा वीडियो अपलोड कर देंगे एग्जाम्पल 91 में दोस्तों। और इस चैनल को थोड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को दोस्तों तो सब्सक्राइब करवाइए जरूर दोस्तों, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले। जितना ग्रोथ चैनल करेगा दोस्तों, उतना हम और अच्छे से इस चैनल पर काम कर पाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम सचिन सर के नोट्स का साइंस का पार्ट, आज थ्योरी पार्ट है दोस्तों, पार्ट 1 दोस्तों बना रहे हैं दोस्तों। चलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। इस बार सबका सरकारी नौकरी लग जाएगा दोस्तों। सीटेट 2022-10 के लिए दोस्तों साइंस पार्ट 2 है दोस्तों, इन हिंदी मीडियम में है दोस्तों, इंग्लिश में नहीं है। सचिन चौधरी सचिन एकेडमी देखते जाइए दोस्तों। ओरिजिनल नोट्स है दोस्तों। नोट्स का कीमत दोस्तों 700 रुपये लगता है दोस्तों। जिन भाई लोग के पास उतना एफर्ट नहीं कर पाते होंगे, आराम से ये वीडियो को देखिए दोस्तों, और इससे ही आपका काम हो जाएगा दोस्तों। इसका पार्ट बाय पार्ट ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर का पूछा गया है दोस्तों, आज तक का सीटीपी 2011 से 2022 तक, 2011 से लेकर 2022 तक दोस्तों, जितना भी साइंस का पार्ट इसमें पूछा गया है दोस्तों, जितना सचिन सर के नोट्स में दिया गया है, आपको सभी का वीडियो इस चैनल पर अपलोड धीरे धीरे कर दिया जाएगा दोस्तों। बशर्ते आप सबका यही काम है दोस्तों कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करवाइए दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और बहुत जल्दी से वीडियो को अपलोड करने में आप सबों के बीच सक्षम हो दोस्तों, जिससे हमें और अच्छा महसूस होवे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे हम बताते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान दोस्तों, बायोलॉजी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पर आधारित है दोस्तों। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पादन। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। इसकी पत्तियां का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। मधुमक्खियों फूलों से मकरकंद मीठे रस एकत्रित करते हैं और इसे अपने छतों में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरकंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। केले के पौधे जो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, कुछ पौधे जहरीले हो सकते हैं। पशु भोजन दोस्तों, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं दोस्तों। जो जंतु केवल जंतुओं में खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। वे जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं दोस्तों। अलग अलग खाद्य पदार्थ सामग्री दोस्तों, प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादप या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है दोस्तों। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर की ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। और कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक दोस्तों, चलिए देखते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं।
विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसलों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, कुछ विटामिन बी और विटामिन सी और विटामिन डी और विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशों रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं दोस्तों। संतुलित आहार, कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार आहार में संतुलित आहार कहते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों को, फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनमें उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। कम मात्रा में खाएं। वसा, तेल, चीनी और नमक कम मात्रा में खाएं दोस्तों। कम मात्रा में क्या क्या खाना चाहिए दोस्तों? वसा, तेल, चीनी और नमक कम मात्रा में खाएं। मिट्टी और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थ, मीट और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थ दोस्तों पूरे दिन में 2 या 3 बार लें। ज्यादा मात्रा में खाएं। फल या सब्जियां पूरे दिन में 2 बार इनका सेवन करें। खाद्य पदार्थों के समूह, चावल या इसमें जुड़े खाद्य पदार्थ पूरे दिन में 5 से 7 बार सेवन करें। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन हैं तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। अभावजन्य रोग, कभी कभी भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। पादपों में पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषक कहलाती है। जंतु एवं अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन है, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश और सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं दोस्तों। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल डैश, कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन और क्लोरोफिल। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन
निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में सिंचित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। पादपों में पोषण की अन्य विधियां। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। ये विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। अमरबेल का पादप, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादपों से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। वह पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। मृतजीवी, रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली पशुओं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में वे अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जन्मे जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मृत जीवी पोषण कहलाती है। कवक फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थ पर उगते हैं। कवक कहाँ उगते हैं दोस्तों? फंजाई, अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ईस्ट एक छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी है। ईस्ट क्या है दोस्तों? छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी है। परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होते हैं तथा दूसरा कवक। शैवालों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवकों को देता है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं। प्राणियों में पोषण। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जैसे निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। मानव में पाचन देखिए दोस्तों, मुख गुहा देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? मुख गुहा है दोस्तों। यहाँ से जो है कर्णपूर्व संधि है दोस्तों। ये है ग्रसनी है दोस्तों, ग्रसनी। अधोजब और अधोजिहा ग्रंथियां ये है दोस्तों, मुंह में है दोस्तों। यकृत देखिए यहाँ पे है यकृत दोस्तों, यहाँ पे क्या है? यकृत है। अब पित्ताशय देखिए दोस्तों, यकृत के बगल नीचे है थोड़ा सा दोस्तों। फिर अमाशय देखिए यहाँ पे है दोस्तों, जो कंठ से आता है यहाँ पे अमाशय है दोस्तों। ये जो पाइप होता है उसे गर्शिका कहते हैं दोस्तों। कंठ के नीचे यहाँ जो लगा हुआ है दोस्तों उसे ग्रसनी कहते हैं। और यहाँ पे जो है अग्न्याशय दोस्तों, ये जो है यू है जिसका आकार अमाशय है। और अग्र क्षुद्रांग
छोटी आंत है दोस्तों, ये पाइप जैसा है, अर्ध क्षुद्रांत। अवरोही बृहदांत, ये बड़ी जो ऐसे से है दोस्तों, ये अवरोही क्षुद्रांत है। ये मलाशय है दोस्तों, ये जो है मलाशय, गुदा यहाँ पे है दोस्तों। अब कृमि रूप परिशोषिका ये है दोस्तों। अधनाल देखिए ये है। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत ये बीच वाला है दोस्तों। आरोही बृहदंत ये साइड वाला है दोस्तों। अनुप्रस्थ बृहदंत ये है दोस्तों। अग्रहणी ये जो दिया हुआ है दोस्तों तलवार के जैसा दोस्तों, ये ग्रहणी है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है। मानव में पाचन प्रदर्शन। भोजन एक सतत नली में गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली के विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख गुहिका, ग्रास नली की या पर्चिका, अमाशय, क्षुद्रांत, छोटी आंत, बृहदांत, बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा छठा नंबर देखें तो मलद्वार अथवा गुदा। ये सभी भाग मिलकर आहार नाली, पाचन नली का निर्माण करते हैं। अमाशय की आंतरिक भित्ति यानी क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लार ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देती है। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। मुख एवं मुख गुहिका, आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? अंतर्ग्रहण कहलाती है। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका सॉकेट में फंसा होती है। हमारे मुख में लाल ग्रंथि होती है जो लाल रस यानी लाल स्रावित करती है। लाल रस चावल के मंड और शकरा में बदल देता है। लाल रस जो चावल के मंड और शकरा में बदल देता है दोस्तों। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी यह सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद पर पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलियाएं होती है। 8000 स्वाद कलियां होती है दोस्तों जीभ पर। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थायी दांत पूरे जीवन भर यानी रहते हैं तथापि वृद्धावस्था में ये प्राय गिरने लगते हैं। भोजन नली गर्सिका, गर्सिका गले एवं वक्ष, गर्सिका गले एवं वक्ष से होते हुए जाती है। गर्सिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा अमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वामन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना या चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और गर्सिका ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। अमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करती है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। क्षुद्रांत दोस्तों चलिए पढ़ते हैं। छोटी आंत, क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत में एवं अग्न्याशय से नाव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस नावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथियां जो
जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने यानी दक्षिण और अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रोथ है। यह पीत रस नाभित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। क्षुद्रांत्र में अवशोषण, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की अतिरिक्त भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। बृहदांत्र क्षुद्रांग की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मिलीमीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचयित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है। वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा न रहे हो। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल यानी कण कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथम जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमनंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। परिसंचरण तंत्र, रक्त वह तरल पदार्थ एवं द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी होती है जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती है जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जिन्हें पट्टिकाणु प्लेटलेट कहते हैं। दोस्तों, रक्त वाहिनिकाएं, शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाएं पाई जाती है, धमनी और शिरा। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, धमनियों की भित्तियां दीवार मोटी और प्रत्यस्था होती है। धमनियां क्या करती है दोस्तों? धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न सभी भागों में ले जाती है। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, धमनियों को भित्तियां मोटी और प्रत्यस्था होती है। प्रति मिनट स्पंदनों की संख्या स्पंदन
दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। ये रक्त वाहिनिकाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती है, शिराएं कहलाती है। शिराओं की भ्रांतियां अपेक्षाकृत पतली होती है। शिराओं में ऐसे बल्ब होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रभावित होने देता है। धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनिकाओं में विभाजित होती है दिखाई देती है। ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है जो रक्त को हृदय में ले जाती है। फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में लाती है। एक बार फिर से पढ़ते हैं दोस्तों फुफ्फुस को। फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है। चलिए हृदय के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष नीलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड में समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। फुफ्फुस धमनी देखिए दोस्तों, लाल वाला भाग क्या है? फुफ्फुस धमनी है। महाशिरा नीला वाला भाग है दोस्तों। महाशिरा कैसा है? नीला वाला है। फिर महाधमनी देखिए दोस्तों, ये लाल वाला भाग महाधमनी है। अब फुफ्फुस धमनी है जो नीला वाला पाइप ये जो है ये वाला है दोस्तों। अब फुफ्फुस शिरा देखिए ये वाला है दोस्तों। बाया अलिंद ये है, बीच में जो नीला है बाया अलिंद है। द्विपर्दी बल्ब लाल वाला भाग दोस्तों द्विपर्दी पर्द है। बाया नीला है दोस्तों, ये लाल वाला भाग बाया नीला है। दाया नीला है दोस्तों। फिर ये है दोस्तों यू के आकार भी के आकार के साथ दाया नीला है दोस्तों। त्रिपर्दी बल्ब दोस्तों ये देखिए दोस्तों जो बीच में सादा उजला व्हाइट है, ये त्रिपर्दी बल्ब है दोस्तों। और दाया अलिंद ये है दोस्तों। महाशिरा ये है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हृदय 4 कक्षों में बांटा होता है और 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं और दो निचले कक्ष नीले कहलाते हैं। कक्षों के बीच विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड में समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता है। दोबारा से देख लिए दोस्तों एक बार, आगे चलिए। हृदय स्पंदन। हृदय की कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रामित करती है। ये लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद हार्ट बीट कहलाते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। चिकित्सक जो है दोस्तों अपने हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मतलब कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है, जो मूत्र में 95% जल और 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अवशिष्ट उत्पाद होते हैं दोस्तों। कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छनन की विधि को अपोहन डायलिसिस कहते हैं दोस्तों। जल और खनिजों का परिवहन। पादप मूलों जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। पादप मूलों जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं।
मूलों में मूल रोम होता है। वास्तव में मूल रोमों जल में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोमों मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती है। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो संवहन ऊतक बनाती है। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम यानी दारू कहते हैं दोस्तों। जाइलम चैनलों नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तनों और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एवं संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम पोषक वाहक कहते हैं। शाक, झाड़ी और वृक्ष। हम अधिकांश पौधे को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग हैं शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती है। कुछ पौधों में शाखाएं तनों के आधार के समीप से निकलती है तथा तना कठोर होता है और परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इन्हें झाड़ी कहते हैं दोस्तों। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलते हैं। इन्हें वृक्ष कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? वृक्ष कहते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल